नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर विकास ने भेजी है, तो चलिए विकास की इस कहानी को पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए विकास के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं, यह कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में डिलीवरी बॉय का काम करता था। मैं रोज सुबह वेयर हाउस से पार्सल्स को उठाता और अपने फोन में मैप को देखते हुए वहां से निकल जाता। आज शनिवार का दिन था। मैंने रोज की तरह अपना सामान बाइक पर लोड किया और आगे बढ़ गया। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा अलग होने वाला था, क्योंकि यह सफर काफी लंबा था। मुझे कुछ पार्सल्स को दूर देहात में भी डिलीवर करना था। रास्ता पहाड़ों वाला था, तो उतार चढ़ाव और तीखे मोड़ भी थे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आसपास के इलाकों में सामान पहुंचा देता हूं और बाहरी एरिया में सबसे आखिरी में जाऊंगा। इससे बैग का वजन भी कम हो जाएगा और कम वजन से पहाड़ों पर चढ़ना उतरना ज्यादा आसान रहेगा। मैं वैसा ही करना शुरू किया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि आसपास के इलाकों में ही मुझे शाम हो जाएगी। शाम तो हो ही गई, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। अपने शहर का सारा एरिया कवर करने के बाद मैंने जब अपने फोन में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मेरे बैग में कुछ सामान और बचे थे जो बाहर के गांव के थे। अब मुझे यह तय करना था कि बाकी बचे पार्सल्स के लिए मैं शहर से बाहर दूर देहात में जाऊं या फिर अपने घर लौट जाऊं, क्योंकि रात भी काफी हो गई थी। पहाड़ी क्षेत्रों में 8 बज जाने का मतलब है कि हर कोई अपने घर जा चुका होता है। सभी दुकानें, गली मोहल्ले, बाजार खाली होने लगते हैं। मुझे भी यही लगा कि क्यों ना मैं भी अपने घर लौट जाऊं। बाकी के बचे पार्सल्स को मैं कल पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ मैं यह भी सोच रहा था, मैं अगर कल ये पार्सल लेकर निकलूंगा तो सिचुएशन फिर से आज के जैसी ही हो जाएगी, क्योंकि कल भी मैं इसी एरिया को पहले कवर करूंगा और हो सकता है कल भी आज की तरह यहीं पर रात हो जाए। एक काम करता हूं, एक आध घंटे की बात और है, आखिरी पार्सल भी दे ही आता हूं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उस शहरी इलाके से बाहर निकल गया। ठंड बढ़ने लगी थी। रास्ता सुनसान हो चला था। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से हर तरफ गहरा अंधेरा दिखाई देता। ऐसे में केवल मेरे बाइक की हेडलाइट ही थी जिससे मैं आगे कुछ देख पा रहा था। लेकिन फिर भी सामने देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि मैं जिस सड़क पर चल रहा हूं उसके ठीक किनारे में कोई पेड़ है, पहाड़ है या गहरी खाई। अंधेरे की वजह से आसपास बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। करीब आधे घंटे बाद मैं शहर से काफी दूर आ चुका था। इस वक्त मैं काफी ऊंचाई पर था। मैं थोड़ा रुककर अपने फोन को चेक करने लगा। ऊंचाई पर नेटवर्क कमजोर था, लेकिन फिर भी मैं मैप देखते हुए समझ गया कि गांव कुछ देर में आने ही वाला है। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, ओ विकास भाई। मैं हैरानी से पीछे देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई नहीं दिखा। मैंने आसपास भी देखा, कोई नहीं था। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। इस सुनसान जगह पर इतनी रात को कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं? ओ भैया, मेरे पीछे से फिर से कोई आवाज आई। इस बार मैं सहम गया। यह आवाज दूसरी बार काफी देर बाद आई थी। मुझे यकीन हो गया कि यह मेरा कोई भ्रम नहीं है, बल्कि सच में कोई है जो मुझे आवाज दे रहा है। मैंने अपने फोन का फ्लैश ऑन करके अपनी बाइक के पीछे देखा। कोई खड़ा था। गहरे काले रंग का आदमी, काले कपड़ों में। उसका रंग सामान्य से ज्यादा काला था। मैंने वैसा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। फ्लैश चलाने के बावजूद उसकी सफेद आंखें ही थीं जो साफ साफ दिखाई दे रही थीं।
वह आदमी अब तक एक कदम भी नहीं हिला था। वहीं खड़े खड़े मुझसे मदद मांग रहा था। कह रहा था कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पास के गांव में ही जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे यह अजीब लगा। मैं मन ही मन यह सोचने लगा कि पता नहीं इस आदमी को मदद देना ठीक रहेगा या नहीं। यह कोई गुंडे मवालिया में से भी तो हो सकता है। इस सुनसान जगह पर यह अकेला क्या कर रहा है? और तो और अपना हुलिया कैसा बना रखा है। देखने में कोई कोयले की खान में काम करने वाला मजदूर लगता है। मैंने पूछा, अकेले हो क्या? हां, अकेला हूं। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा बैग लगभग खाली था। मैंने अपने बैग को आगे करते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, आओ पीछे बैठ जाओ। लेकिन वह आदमी अभी अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं फिर बोला, जल्दी करो, देर हो रही है। कोई भी जवाब नहीं आया। मैं उसे देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ने को हुआ, अचानक उस आदमी की आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस आवाज से मैं चौंक गया। जब मुझे महसूस हुआ कि वह आदमी मेरे पीछे बैठ चुका है तो मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी ढलान से भरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। इस वक्त ठंड इतनी बढ़ने लगी कि जैकेट पहने होने के बावजूद मुझे कपकपी आ रही थी। रास्ते में चलते हुए हम दोनों बातें करने लगे। मेरे पूछने पर उस अजीब आदमी ने अपना नाम राकेश बताया। उसने मुझे बताया कि दोपहर को वह अपने दोस्तों के साथ यहां आया था। उसका और उसके एक दोस्त दीपक के साथ झगड़ा हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कब उसके दोस्तों ने उसे नीचे खाई में धक्का दे दिया। मैं उसकी बात सुनकर अचानक भौचक्का हो गया। धक्का दे दिया, इसका क्या मतलब है? आप सच में उस पहाड़ी से गिरे थे? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आप बच कैसे गए? भाई सच बताओ, आप कोई मजाक कर रहे हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं अभी अभी वहां से निकला हूं। मैं रोज वहां से निकलता हूं। इसके अलावा भी वह रास्ते भर बातें बोलता गया। उसकी इन बेतुकी बातों से और उसके बात करने के तरीके से मैं समझ गया कि यह कोई पागल है। मैं उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे के रास्ते पर ध्यान देने लगा। दरअसल उसे भी वहीं जाना था जहां मुझे जाना था। आगे रास्ते में ही किसी जले हुए चमड़े या मांस की बदबू आ रही थी, जैसे कोई मरा हुआ चूहा जल रहा हो। इससे मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं किसी भी समय उल्टी कर देता, लेकिन किसी तरह खुद को संभाले रखा। कहीं से हल्का हल्का धुआं भी आ रहा था जो मेरी हेडलाइट के सामने आते ही दिखाई दे जाता था। कुछ देर बाद मैं धुआं से हट गया। ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैं बाइक को काफी धीरे चला रहा था। मैं पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा सहम गया। घबराते हुए सोचने लगा, कहां गया? यह आदमी बिना कुछ बोले ही चला गया। बता तो देता कम से कम। यह सोचते हुए मैं अपने आसपास देखा। सिर्फ अंधेरा ही दिखा और कोई भी नहीं। मैं आगे बढ़ने लगा। कुत्तों के भौंकने की वजह से घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मुझे यह बात पता थी कि कुत्ते किसी भी अनजान को अपने इलाके में देखकर भौंकते हैं। खासकर रात के समय। अब मैं उस जगह आ चुका था जहां मुझे पार्सल को देना था। मेरे मन में था, इतनी रात में यह लोग क्या सोचेंगे कि डिलीवरी बॉय यहां क्या कर रहा है। ठंड भी काफी ज्यादा है। जल्दी से काम खत्म करके यहां से निकलता हूं। उस वक्त रात के 11 बजे हो रहे थे। गांव में कुछ घरों की बत्तियां जल रही थीं। उसकी वजह से आसपास की जगह झलक रही थी। मैंने एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी। वहां मैंने दो विचित्र घटनाएं देखी। एक तो यह कि गांव में एक ऐसा परिवार था जो मेरा इंतजार में ही बैठा था, और दूसरा यह कि उसी परिवार के पड़ोस में किसी के मरने पर मातम हो रहा था। गाड़ी पर बैठे बैठे ही मैंने पूछा, रामलाल के नाम से एक पार्सल है, मैं ही हूं। रामलाल। वहां खड़े लोगों में से एक आदमी आगे आता है। मुझे तो लगा था कि यह पार्सल कल आने वाला है। अच्छा हुआ आप आज ही आ गए। काफी थक गए होंगे। आप बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं थोड़ी जल्दी में था, इसलिए मैं बोला, पूछने के लिए थैंक यू सर, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूं। इतनी रात को मुझे इसलिए यहां आना पड़ा क्योंकि कल मुझे काफी काम है। अभी 11 बज रहे हैं। मुझे अपने घर पहुंचने में भी करीब 1 घंटा और लगने वाला है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे मैं यहां से तुरंत निकल जाऊंगा।
रामलाल पूछा। कितने हुए? मैं बोला, सर 1000। रामलाल का परिवार पीछे खड़ा था। वह पैसे निकालकर गिनने लगा। मैं उस आदमी से जिज्ञासावश पूछा, यह आपके पड़ोस में कुछ हुआ है? क्या इतनी भीड़ क्यों है यहां? रामलाल पैसों के नोट गिनते गिनते रुक गया। अरे भैया पूछो मत, हमारे पड़ोसी का बेटा था राकेश, 1 महीने पहले गायब हो गया था। पुलिस बहुत छानबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आज सवेरे गांव का ही एक आदमी नीचे खाई में गया था। वह नीचे एक सड़ा हुआ शव देखा। फिर सवेरे होते होते पूरा का पूरा गांव ही वहां पहुंच गया। पुलिस जब आई तो पोस्टमार्टम में पता चला कि वह तो राकेश है। उसकी मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी है। तब से उसके पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है। अभी शाम को ही अंतिम संस्कार हुआ है उसका। मैं इस बात से हैरान होते हुए पूछा, क्या वह श्मशान रास्ते में ही है? रामलाल कहता है, हां, अगर आप दिन के वक्त आते तो वह रास्ते से ही दिखाई देता है। आप रात में आए हैं, इसलिए आपको नहीं दिखा होगा। मैं समझ गया कि वह रास्ते का धुआं और वह बदबू उसी श्मशान से आ रही थी। अचानक घर के अंदर से किसी के तेज चीखने की आवाज आई। पूरा परिवार भागते हुए अंदर गया। मैं भी इस चीज से डर गया। अंदर एक आदमी सीढ़ियों से सिर के बल गिर गया था। आंखें खुली हुई थीं। दीपक, दीपक क्या हुआ तुझे? उठ दीपक, लगता है बेहोश हो गया है, कोई डॉक्टरी में ले चलो। रामलाल घबराते हुए बोला। तभी उसकी मां बोल पड़ी, बेटा बेटा सुन, तू पड़ोसी में अभी पुजारी जी बैठे होंगे, पहले तू जा उनको बुला के ला। लेकिन मां, ये गिर गया है, सिर में चोट लगी है, मरहम पट्टी तो करवाना होगा ना, पहले तू जा उनको बुला के ला। इस बार उसकी मां गुस्से से बोली, यह पंचमुखी रुद्राक्ष किस लिए मंगवाया था? 1 हफ्ते से इसी का इंतजार हो रहा था ना, अब इसका क्या करना है? पुजारी जी ही बताएंगे, जल्दी जा तू उनको बुला के ला। अंदर हो रही बातें बाहर तक सुनाई दे रही थीं, जिन्हें मैं हैरानी के साथ सुन रहा था। दीपक, क्या यह वही दीपक है जिसकी बात वह रास्ते में मिला आदमी कर रहा था, जिसने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया? क्या यह वही दीपक है? लेकिन वह तो कह रहा था कि वह रोज वहां से निकलता है। यह रोज वहां से निकलने का क्या मतलब है? ऐसी बचकानी बातें तो कोई पागल ही कर सकता है। शायद यह कोई दूसरा दीपक होगा, या होगा भी तो क्या ही फर्क पड़ता है। उस बेवकूफ की बातों पर ध्यान देने के लायक नहीं है। रामलाल भागते हुए घर से बाहर निकला और दूसरे घर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं अभी बाहर ही खड़ा था, क्योंकि मुझे अभी पैसे नहीं मिले थे। मैं रामलाल को परेशानी से भागता हुआ देख उससे कुछ कह भी नहीं पाया। कुछ ही देर में पड़ोसी से रामलाल और पुजारी जी हड़बड़ाते हुए भीड़ से बाहर निकले और तेजी से घर की तरफ आए। रामलाल जल्दी से घर के अंदर चला गया, लेकिन पुजारी जी बाहर ही खड़े हो गए और मेरे तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद वह भी घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर दीपक को इस हालत में देख पुजारी जी तराज को अपने हाथ में लेते ही बोल पड़े, अनर्थ अनर्थ हुआ है। जो कार्य 10 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, उसके लिए आप मुझे आज बुला रहे हैं, वह भी इस समय जब इस लड़के की हालत ऐसी हो चुकी है। पुजारी जी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपने जो रुद्राक्ष मंगवाने को कहा था वह भी आ गया है। मेरे बेटे को बचा लीजिए। पुजारी जी, उसके लिए जो भी करना होगा हम करने के लिए तैयार है। वह बहुत दिनों से परेशान है, ठीक से सो नहीं पाता, बुरे बुरे सपने आते हैं, किसी को कुछ बताता भी नहीं, रात को चीखने चिल्लाने लगता है और आज तो हद हो गई। अभी अभी सीढ़ी पर चढ़ रहा था, एकाएक सिर के बल गिर गया। यह सुनने के बाद पुजारी जी ने कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी गर्दन घुमाते हुए हर तरफ देखते हैं। फिर बाहर खड़े मुझे देख उन्होंने इशारे से मुझे अंदर बुलाया। मेरे अंदर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? मैं तो अकेले ही आया हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे जवाब पर पुजारी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें रास्ते में कोई मिला था जिसे तुम अपने साथ लाए हो? यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अचानक यह बात याद आई कि मैं किसी को पहाड़ी से बैठा के गांव तक लाया था। हां, रास्ते में एक आदमी मिला था, मदद मांग रहा था, कह रहा था मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने उसे लाकर गांव तक छोड़ दिया। कौन था वो? हैरानी से रामलाल ने पूछा। मैंने कहा,
मुझे नहीं पता वह कौन था, लेकिन उसने अपना नाम राकेश बताया था। इस बार डरने की बारी घर वालों की थी। यह सुनने के बाद जैसे सभी के खून जम से गए। कोई कुछ नहीं बोला, सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम्हारा होश ठीक तो है? तुम्हें कैसे पता कि वह राकेश ही था? रामलाल थोड़े गुस्से से बोला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बात से यह लोग इतने हैरान क्यों हैं। अरे सर, मैं गलत क्यों बताऊंगा? उसने जो अपना नाम बताया था वही मैं भी आपको बता रहा हूं। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? क्योंकि तुम जिस राकेश की बात कर रहे हो, शाम को उसी का अंतिम संस्कार हुआ है। गांव में सभी लोग उसे राकेश बुलाते थे। रामलाल की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन हो गया, धड़कन तेज हो गई और मेरा माथा पसीने से नम होने लगा। मैं हाफ हुए पिछले कुछ समय की घटनाएं याद करने लगा कि वह आदमी हद से ज्यादा काला क्यों था। क्यों? वह एक बार आवाज देने के बावजूद नहीं दिखा। कैसे वह बिना किसी हलचल के पीछे बैठ गया था और गायब भी हुआ था। ठंड भी अचानक बढ़ गई थी उसके बात करने का। वह तरीका शायद वह दोपहर वाली बात 1 महीने पहले की कर रहा था। उसके रोज वहां से निकलने वाली बात शायद सच थी। और तो और गांव में दाखिल होते ही कुत्तों का वह जोर जोर से भौंकना, मैं जिसके साथ रास्ते भर बातें करता हुआ आया था, उसकी मौत 1 महीने पहले ही हो चुकी थी। इतना सोचते सचते मैं पसीने से तरबतर हो गया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये पुजारी जी थे। कहने लगे, शांत हो जाओ बेटा, घबराना बंद करो। अभी तक तुम्हारे साथ जो होता आया वह एक छलावा था। तुम उसके जाल में फंस तो गए थे, लेकिन यहां तक सही सलामत पहुंच गए। यही बहुत है। मैंने माथे का पसीना पोंछा और बोला, यह छलावा क्या होता है? छलावा मरे हुए लोगों के आसपास होने का एक एहसास होता है। कोई इंसान मरने के बाद भी दिखाई देता है। छलावा अक्सर सुनसान या श्मशान के रास्ते पर देखा जाता है। कभी यह मदद मांग रहा होता है तो कभी रास्ता भटका के दुर्घटनाएं करवाता है। तुमने चुपचाप उसकी मदद की जो हर एक अच्छा इंसान करता, लेकिन तुम यहां सुरक्षित खड़े हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है, पुजारी जी ने जवाब दिया। मुझे तो जैसे सदमा लग गया हो। यह बात भी मुझे आज समझ में आई कि मेरे घर वाले किसी श्मशान के रास्ते जाने पर, किसी सुनसान जगह जाने पर या अकेले किसी जंगली रास्ते से आने जाने से मना क्यों करते थे। मैं यह सोच सच के परेशान हुए जा रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि जाने के लिए भी वही सुनसान श्मशान वाला एकमात्र रास्ता था। दूसरी तरफ मुझे यह भी समझ में आ गया कि वह काला साया उसे खाई में धकेलने वाले जिस रमण की बात कर रहा था, वह यही है जो इस वक्त सामने बेहोश पड़ा है। रात में यहीं रुक जाओ, कल सुबह होने के बाद ही यहां से जाना, रामलाल ने मुझे दिलासा देते हुए कहा। घर के भीतर भी हर कोई सहमा हुआ था। बगल में खड़े पुजारी जी अपना एक हाथ बेहोश पड़े, दीपक के माथे पर रखते हैं और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक रमण की आंखें खुलती हैं। उसने पुजारी जी के हाथ में जोर से मारा, जिससे रुद्राक्ष के बीज हाथ से छूट गए और फर्श पर बिखर गए। दीपक तेजी से चीख मारता है। उसकी चीख ने सभी का कान शून्य कर दिया। कुछ ही देर में रामलाल के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ को वहां से हटाने के लिए रामलाल बाहर गया। दीपक का शरीर अब अपने आप अकड़ने लगा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो चुकी थीं और जुबान बाहर आने को थी। यह मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया। मैं किसी मूर्ति की तरह दीवार से सटकर खड़ा सब कुछ देख रहा था। इसका हाथ पांव कस के पकड़ो, इसे यहां से हिलने मत दो, पुजारी जी ने घर के अंदर खड़े सभी लोगों से कहा। किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने उसके पैर, तो कोई उसके कंधे को दबाने की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि इतने सारे लोग मिलकर भी उसे शांत नहीं कर पा रहे थे। पंडित जी बिखरे हुए रुद्राक्ष उठाने के बाद घर से बाहर की ओर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ बाहर से रामलाल दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। तुम दोनों भी उसे कुछ देर के लिए पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहते हुए पुजारी जी घर से बाहर गए। कुछ ही देर बाद गंगा जल लेकर वह घर के भीतर आ गए। दीपक चीख मारता हुआ खुद को बार बार छुड़ाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था।
पुजारी जी अपने एक हथेली पर गंगा जल लिए आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इधर सबकी ताकत दीपक के आगे कमजोर होने लगी थी। वह जैसे ही सबको धकेल के खड़ा हुआ, उसके सामने खड़े पुजारी जी ने चेहरे पर गंगा जल फेंक दिया। दीपक और भी तेजी से चीख उठा। उसके बाद वह शांत हो गया और चुपचाप नीचे जमीन पर बैठ गया, जैसे वह पुजारी जी के वश में आ गया। क्यों परेशान कर रहा है? कहां से आया है? बता, नहीं तो यहीं पर तुझे जला दूंगा, पुजारी जी ने कहा और गंगा जल उसके मुंह पर छिड़क दिया। रमन तिलमिला उठा। इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसका भी वही हाल होगा। तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे नहीं रोक पाओगे। ये मेरे साथ जाएगा, इसका भी वही हाल होगा। क्यों मारना चाहता है? इसे पुजारी जी ने पूछा। मुझे धक्का दे दिया था, इसने मुझे पहाड़ी से धकेल दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे साथ जाएगा, कोई भी इसे बचा नहीं पाएगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, ये मेरे साथ जाएगा। आधी रात तक दीपक के साथ यह सब होता रहा। मैं थकान के मारे किनारे रखी कुर्सी पर बैठा सुबह का इंतजार कर रहा था। पलकें भारी हो गई थी, सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं कभी घर के बाहर खड़ी अपनी बाइक को देखता तो कभी घर के अंदर चल रहे इस अजीबोगरीब दृश्य को देखता। दीपक के गले से निकल रही हर आवाज हर किसी के कलेजे तक को कपा देती थी। उस घर का कोई भी सदस्य रात में नहीं सोया। जैसे जैसे सुबह होती गई सब कुछ शांत होता गया। गांव पर हल्की सी सुबह की पहली किरण जैसे ही पड़ी, मैंने अपने पैसे मांगे और पुजारी जी से पूछकर वहां से शहर की तरफ निकल गया। दीपक को रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। करीब 1 महीने बाद शाम को दीपक अपनी 2 मंजिला छत के ऊपर टहल रहा था। उसके छत की कोई बाउंड्री नहीं थी। दीपक किनारे पर खड़े होकर अपनी माला को गले से निकालकर साफ करने लगा। अचानक वह माला उसके हाथ से छूटकर छत से नीचे गिर गई और तभी उसे किसी ने धक्का दे दिया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।